हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेखांकन शब्दावलियों के संदर्भ में समझा था कि संपत्तियां किसे कहते हैं, दायित्व किसे कहते हैं। उसी क्रम में आज कुछ और लेखांकन शब्दावलियों को हम समझ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरल आपके भाषीय शब्दों में इसका कई बार उपयोग होता है, पर इनका सही अर्थ आना हमारे को जरूरी है। खर्च किसे कहा जाए, खर्च कितने प्रकार के होते हैं। खर्च का ही एक समानार्थी वर्ड है व्यय। इस व्यय का क्या अभिप्राय है और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेखांकन करते समय इनका अगर आपको अंतर नहीं आया तो आप इसको लिखते समय हमेशा गलती करेंगे, क्योंकि ये अंतर आपको समझ में आना जरूरी है कि पूंजीगत व्यय किसे कहें, आयगत किसे कहें, स्थगित आयगत व्यय होगा, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो उसी के आधार पर इनको अलग अलग खातों में हम लोग लिखेंगे। तो खर्चों को इस भागों में वर्गीकृत करें, इसके प्रकारों को अपन समझें। आज इस वीडियो में मैंने इसको सभी उदाहरण सहित आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं। यह आप ही का आपके यूट्यूब चैनल है, यह आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर किया गया है ताकि आप लोग ये सारी वीडियोस सिलेबस की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकें। सभी वीडियो फ्रीज हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर्स करें ताकि किसी को अगर सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो सके। स्टार्ट करें आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं खर्च किसे कहा जाए। खर्च का क्या मतलब है। खर्च यानी आपके एक्सपेंडिचर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। संपत्ति, माल अथवा सेवा प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण अथवा दायित्व की उत्पत्ति खर्च कहलाती है। यानी खर्च का मतलब क्या हुआ, आपने कोई संपत्ति है, माल है, सेवा है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी भुगतान किया है या जो भुगतान करोगे या जो प्रतिफल आप लोगों ने कौन सा दिया है, वो सभी आपके क्या कहलाती है, संपत्ति, आपके खर्च यानी एक्सपेंडिचर्स कहलाती है। यानी संपत्ति, माल, सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप आपने जो भुगतान किया है या भविष्य में करोगे या किसी प्रतिफल का आपने हस्तांतरण किया है तो वो सभी खर्च की कैटेगरी में आता है। इस खर्च का जो लाभ है, जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपके कौन सा वित्तीय वर्ष के अंदर ही आप लोगों को प्राप्त होगा। यानी आने वाले वर्षों में आपके कौन सा ये लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी भुगतान का लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान आपके खर्च कहलाता है। खर्च को उसकी प्रकृति के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं क्योंकि काफी इसका गूढ़ अर्थ है, पर इसको समझें उसके लिए तो 3 भागों में वर्गीकृत करा है। पूंजीगत प्रकृति का खर्च, आयगत प्रकृति का खर्च और आपके स्थगित आयगत खर्च। एक एक करके इसको समझें कि पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किसे कहा गया। पूंजीगत खर्च का मतलब क्या है। पूंजीगत खर्च यानी कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कोई भी ऐसा खर्च जो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने या उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीगत प्रकृति का खर्च कहते हैं, यानी पूंजीगत खर्च कहते हैं। आपने भवन, संयंत्र, फर्नीचर आदि क्रय किया है तो उसके लिए किया गया खर्च पूंजीगत प्रकृति का होगा। और यदि इसके निर्माण करने के लिए आपने खर्च किया है तो भी वो खर्च क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्रकृति का खर्च कहलाएगा। ऐसा खर्च दीर्घ काल तक हमें लाभ प्रदान करता है। जो संपत्ति, भवन, फर्नीचर आपने व्यापार के लिए खरीदा है, ये व्यापार में दीर्घ काल तक रहेगा और उसके उपयोग से व्यापार को कौन सा लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के आधार पर व्यापार की सामान्य गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। यानी ये संपत्तियां व्यापार में दीर्घ काल तक विद्यमान रहेगी और इसके आधार पर व्यापार को लाभ की क्या होगी, प्राप्ति होगी। अतः इसे संपत्तियों में आपके कौन सा हम दर्ज करेंगे। हमने जो संपत्तियां खरीदी हैं इससे हमारे संपत्तियों में क्या होगी, वृद्धि होगी। पूंजीगत प्रकृति का जो खर्च है वो हो सकता है कि आपने संपत्तियां खरीदी हो, आपने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी या संपत्ति का निर्माण करवाया।
भवन का निर्माण करवाया तो उसमें लगा हुआ खर्च भी पूंजीगत प्रकृति का है। या किसी प्रकार की संपत्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने, भाई आपने कोई मशीन ऐसी थी जिसको आप हाथ से चला रहे थे, पर अब आपके कौन सा नया आपके आविष्कार हुआ कि उसको अब मोटर के द्वारा चलाया जा सकता है, तो हमने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसके अंदर आपके किसी प्रकार का खर्च किया है, तो वो भी पूंजीगत प्रकृति का होगा। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया, वे भी आपके पूंजीगत प्रकृति का मानेंगे और इसे संपत्ति की लागत में जोड़कर दिखाया जाएगा। तो पूंजीगत प्रकृति का खर्च क्या हुआ? स्थायी संपत्ति को खरीदने, बनाने, उसकी क्षमता में वृद्धि करने, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए किया गया खर्च पूंजीगत प्रकृति का खर्च होता है। और इस आपके खर्च के आधार पर संपत्तियों में आपका संपत्तियों का निर्माण होता है, संपत्तियों में वृद्धि होती है, तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब इसी में एक और खर्च आता है जिसको नाम दिया है आयगत खर्च। आयगत खर्च का मतलब क्या है? आपके रेवेन्यू, आपके कौन सा एक्सपेंडिचर्स, व्यापार की सामान्य क्रियाओं के अंतर्गत जो किया गया खर्च होता है, तो उन आपके खर्चों को ही हम आयगत खर्च बोलते हैं। ये आवर्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, बार बार होते हैं, नियमित होते हैं। कोई भी ऐसा खर्च जिसका संपूर्ण लाभ एक लेखांकन वर्ष में प्राप्त होता है। पूंजीगत प्रकृति का लाभ तो आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होगा, परंतु आयगत प्रकृति का जो खर्चा आपने किया है उसका लाभ केवल चालू वित्तीय वर्ष के अंदर ही या अल्पकाल में ही लाभ की प्राप्ति होगी, और उसके पश्चात फिर आपके कौन सा वो खर्च समाप्त हो जाता है, तो वो आयगत खर्च कहलाते हैं। जैसे बेचे गए माल की लागत, जो माल आपने बेचा है उसकी जो लागत है वो आयगत खर्च की कैटेगरी में आएगा। आपने अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया है, कोई भवन वगैरह किराए पर लिया, उसका मासिक किराया, बिजली का जो हर एक मासिक आपके महीने आपके बिल आ रहा है वो, ये सभी आवर्तिक प्रवृत्ति के खर्चे हैं, तो इनको आयगत खर्च माना गया है। ये सभी आयगत खर्च हैं और इन्हें व्यापार व लाभ हानि खाते के कहां दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ऐसे खर्चों को व्यवसाय को लाभार्जन क्षमता में वृद्धि तो नहीं होती है, परंतु वर्तमान लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी इन खर्चों के आधार पर हमारी जो गुणवत्ता है, हमारी जो क्षमता है, इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, पर उसको बनाए रखने के लिए किए गए खर्च को ही अपन क्या बोलते हैं? आयगत खर्च कहते हैं। इसके ये व्यवसाय की सामान्य व नियमित क्रिया से संबंधित है। ये खर्चे आपके कौन से हैं? जो व्यापार में सामान्य क्रियाओं के दौरान नियमित तौर पर लगातार किए जाते हैं। वेतन कर्मचारी को हर एक महीने देना है, किराया आपको हर एक महीने देना है, बिजली का बिल आपको हर एक महीने देना है। तो ये जो नियमित होने वाले खर्च हैं, जो दैनिक आपकी कौन सा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये आयगत प्रकृति के होते हैं। ये खर्च किसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते जिससे आपके लंबे समय आपको क्या लाभ मिले। पूंजीगत प्रकृति के जो खर्च किए हैं वो आवर्तिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। रोज रोज संपत्ति नहीं खरीदते हैं, रोज रोज फर्नीचर नहीं खरीदते हैं, तो वहां तो संपत्ति का निर्माण होता है जिसका लाभ दीर्घकाल तक मिलेगा। पर ये वो आयगत खर्च हैं जो संपत्ति के रखरखाव के लिए किए जाते हैं, रिपेयरिंग के लिए। वार्षिक जो रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है, वो किया गया खर्च आयगत प्रकृति का है। ये मरम्मत संपत्ति की आपकी कौन सा क्षमता में, गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करता है, पर संपत्ति को बनाए रखने के लिए किया गया खर्च आयगत प्रकृति का कौन सा खर्च कहलाता है। अब इसी में एक और खर्च है जिसको अपन ने नाम दिया स्थगित आयगत खर्च। अब ये स्थगित आयगत खर्च क्या है? ये आयगत प्रकृति का व्यय होता है जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, स्थगित आयगत खर्च के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है कि ये आयगत व्यय है और इसको अपन स्थगित आयगत बोल रहे हैं? वो इसलिए कहा गया क्योंकि इन आयगत प्रकृति का जो आपने खर्च किया है वो सामान्य की तुलना में अधिक मात्रा में कर दिया गया है, जिसका लाभ कई वर्षों तक मिलेगा। तो खर्च तो इस साल हो गया, पर इस खर्च का लाभ है आयगत प्रकृति का खर्च, परंतु आपने बड़ी मात्रा में किया, इसका लाभ 2-3 वर्षों तक मिलेगा। इसलिए पूरे खर्च की राशि को इस साल के लाभ हानि खाते में अप्लिकेट करने की बजाय 2-3 वर्षों में जब तक इसका बेनिफिट मिलेगा, हम वर्गीकृत करके उन वर्षों के अंतर्गत दिखाएंगे। तो जो भाग अगले वर्षों के लिए अपन आगे लेकर जाएंगे
वही खर्च क्या कहलाएगा? स्थगित आयगत खर्च। समझे जरा, व्यवसाय में कभी कभी ऐसे व्यय किए जाते हैं जिनका लाभ आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, ऐसे खर्च को स्थगित आयगत व्यय कहा जाता है। ऐसे व्ययों का भुगतान इस वर्ष में किया जाता है, परंतु इसकी उपयोगिता 3 या आपके 7 वर्षों 5, 6, 7 वर्षों तक आपकी बनी रहती है। अतः ऐसे व्ययों का सारा भार चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में डालने की बजाय कई वर्षों के लाभ हानि खाते पर डालते हैं। इसलिए ऐसे व्ययों को कई वर्षों में अनुमानित रूप में आपके कौन सा विभाजित कर लिया जाता है, वही स्थगित आयगत खर्च कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, भारी विज्ञापन ले। सामान्य विज्ञापन दिया है, चालू वर्ष से संबंधित है, इसका लाभ 1-2 महीने या 3-4 महीने तक मिलेगा या चालू वित्तीय वर्ष में मिलेगा, तो वो तो आयगत प्रकृति का खर्च है। पर यही अगर विज्ञापन वे आपने भारी मात्रा में कर दिया कि इसका लाभ 5 वर्ष तक मिलेगा, तो प्रश्न आ रहा है कि जो विज्ञापन आपने बड़ी मात्रा में किया है, हो सकता है कि आपने बड़ी मात्रा में इसलिए किया, एक बड़ा अनुबंध कर लिया कि आपको उसमें कुछ फायदा हो रहा था, किसी प्रकार की आपकी दरों में किसी प्रकार की कटौती आपको मिल रही थी, इसलिए आपने 5 वर्ष का एक साथ करार कर लिया। तो इसका जो लाभ है आपको 5 वर्षों तक मिलेगा। तो इस भारी विज्ञापन में यानी इस विज्ञापन के खर्च को 1 वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाने की बजाय 5 वर्ष में समान रूप से कौन सा वर्गीकृत करके दिखाया जाएगा। तो ऐसे आयगत प्रकृति के जो खर्च बड़ी मात्रा में कर दिए गए, उन्हें ही क्या नाम दिया गया? स्थगित आयगत खर्च, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये खर्चों को हमने उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया, जो मैंने आपको काफी विस्तार से समझाया। अब जो आपको खर्चे का जो एक स्वरूप है वो ज्यादा आपके काम में आएगा, उसको मैंने और विस्तार से समझाया है। इसको नाम दिया है वे, यानी आपके कौन सा? एक्सपेंसेज। वे यानी आयगत खर्च, जो भी अपन ने आयगत खर्च पढ़े उन्हें ही अपन वे यानी एक्सपेंसेज के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से समझें कि आयगत प्रकृति के खर्च क्या हैं। माल या सेवाओं को उत्पन्न करने, विक्रय करने में जो लागत आती है उसे ही अपन वे यानी एक्सपेंसेज कहते हैं। आपने जो माल खरीदा है बेचने के लिए, या माल का निर्माण किया है, या सेवाओं को उत्पन्न करने में जो खर्चा आपको आया है, माल बेचने में जो खर्चा आया है, वो सभी खर्च आयगत प्रकृति के हैं, यानी उसी को अपन वे एक्सपेंसेज कहेंगे। वे में कुछ निम्नलिखित आपके गुण होते हैं, ये आपके समझ में आपको आना चाहिए। विक्रय किए गए माल की लागत को हम वे की कैटेगरी में लेते हैं। जो माल आपने बेचा है उसकी जो लागत आई है, कुल खर्चा जो आपने किया है, उस खर्च को ही अपन वे कहते हैं। वे जो होते हैं वो आवर्तित प्रवृत्ति के खर्च होते हैं। आवर्तित प्रवृत्ति का मतलब ये खर्चे नियमित तौर पर होते रहते हैं, आपके लगातार समय के अनुसार होते रहेंगे। किराया प्रति महीना देना है, कमीशन हर एक आपके विक्रय पर या आपके कौन सा क्रय पर आपको मिलेगा, तो वो कमीशन है। वेतन समय आधार पर, विज्ञापन समय समय पर आपको देना है। तो ये नियमित किए जाने वाले आयगत प्रकृति के खर्च हैं, होने चाहिए। तीसरी इसमें है कि संपत्तियों का प्रयोग करने से संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है, तो यहां पर उस कमी के मूल्य को ही अपन हास बोलते हैं, और ये भी वे की कैटेगरी में आता है। ये हास शब्द का अभिप्राय क्या है इसको समझ लें। एक स्थायी संपत्ति है जिसको आप नियमित तौर पर काम में ले रहे हैं। संपत्ति को काम में लेंगे तो उसके मूल्य में क्या आएगी? कमी आएगी। और जो वार्षिक कमी की आपकी जो राशि है उसे ही अपन हास हानि बोलते हैं, क्योंकि संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ होती है, क्योंकि जो चीज पुरानी होती जाएगी अब उसकी आपके रीसेल वैल्यू भी क्या होती है? गिरती जाती है। तो प्रतिवर्ष जितने मूल्य की कमी आ रही है उसे ही अपन ने हास बोला, और इस हानि को भी नियमित होने के कारण से वे की कैटेगरी में रखा गया है। किसी में कहा कि वे के कारण पूंजी में क्या होती है? व्यापार की जो पूंजी है उस पूंजी में आपके कमी होती है इन व्ययों के कारण से, इन खर्चों के कारण से। वे को हम और विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। वे को हम 2 कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और कौन सा? अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। किन्हें कहा जाए प्रत्यक्ष व्यय? प्रत्यक्ष व्यय का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। किसे कहें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज? प्रत्यक्ष व्यय का आशय
उस राशि से है जो माल का क्रय मूल्य, माल को व्यापार तक लाने के खर्च या माल के निर्माण के लिए क्रय की गई कच्ची सामग्री, माल निर्माण से संबंधित खर्च जिनका सीधा संबंध माल के निर्माण से हो, मजदूरी की राशि जो आपने भुगतान करी है, उत्पादन पर विद्युत शक्ति जो बिजली आपके काम में आई है उसका खर्च, या कारखाने से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर खर्च है तो वो सारे के सारे खर्चे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। देखो, व्यापार में माल हम खरीदते किस लिए? बेचने के लिए, यही हमारी क्रिया है, इसी के लिए अपन व्यापार कर रहे हैं। तो माल का क्रय मूल्य प्रत्यक्ष खर्च का एग्जाम्पल है। माल को व्यापार तक लाने के लिए जितने भी खर्चे आपने किए वो प्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल है। अगर माल का आप निर्माण कर रहे हैं तो उस निर्माण में आने वाली कच्ची सामग्री जो काम में आएगी उसको खरीदा है तो वो भी प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है। और अब माल के निर्माण से संबंधित अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो समस्त खर्च भी प्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में आते हैं। माल का निर्माण कहाँ होगा? कारखाने में होगा, तो कारखाने से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सभी के सभी प्रत्यक्ष व्यय हैं। कारखाने में मशीन है, मशीन किससे चलेगी? मशीन चलेगी आपके कौन सा? आपके विद्युत शक्ति से चलेगी। ये विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया? मोटिव पावर बोलते हैं इसको। हाई वोल्टेज बिजली होती है ये। कार्यालय के अंदर जो बिजली होगी वो लो वोल्टेज होगी और फैक्ट्री के अंदर वो होगी वो हाई वोल्टेज है, जिसको मोटिव पावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है। कारखाने से संबंधित जितने भी खर्च हैं वो सब हमारी कौन सा? प्रत्यक्ष व्यय की आपके कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय के कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे रेल भाड़ा माल को लाने के लिए दिया गया, गाड़ी भाड़ा माल को लाने के लिए दिया गया, चुंगी नाके पर जो आपने चुंगी दी है, ऑक्ट्री, ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? आपके प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। मजदूरी यानी आपके कौन सा? वेजेस, आपने जो कारखाने में कर्मचारी काम कर रहा है उसको आपके कौन सा जो मजदूरी भुगतान करी है वो भी आपके कौन सा? प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। मजदूरी, कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी, इसी प्रकार से उत्पादन शुल्क, ये सभी हमारे कौन सा? प्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण हैं। गोदी प्रभार का मतलब बंदरगाह शुल्क, माल को लाते समय बंदरगाह पर जो शुल्क दिया गया वो गोदी प्रभार, वो भी प्रत्यक्ष व्यय है। इसी प्रकार से प्रारंभिक पैकिंग आपके सामग्री का जो खर्च है वो भी प्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में आएगा। माल के निर्माण से संबंधित जितने भी खर्च हुए हैं वो भी प्रत्यक्ष व्यय हैं। कारखाने से संबंधित, चाहे वो कारखाने की आपके कारखाने की बिजली का खर्च हो, कारखाने का किराया हो, कारखाने में कार्य करने वाले मजदूर की मजदूरी हो, या कारखाने में काम में आया पानी, कोयला, गैस, बिजली, ईंधन शक्ति जो भी है वो सब प्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी के अंदर काम में आता है। जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं इन्हें हम आपके कौन सा? व्यापार खाते के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर अपन लिखते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष खर्चा है, खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है। तो इस प्रकार से खर्चों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। प्रत्यक्ष खर्च जिनका सीधा सीधा संबंध माल से है, यानी माल की आपकी लागत से है या तो माल के निर्माण से है, उनको अपन ने प्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में रखा। इसी प्रकार से एक और खर्च है जिसको नाम दिया अप्रत्यक्ष व्यय, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहा जाए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष व्यय नहीं है, यानी जो डायरेक्ट नहीं है, उसके अलावा जितने भी बचे वो सभी आपके खर्चे कौन सा? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्यय की जो कैटेगरी होती है तो वो किसी उत्पाद या सेवा को सीधे सीधे संबंधित नहीं होते। ये खर्चों की प्रकृति ये होती है कि जैसे किसी वस्तु के निर्माण में अगर उसके अंदर आपके किया गया खर्च सीधा सीधा निर्मित वस्तु से है तो प्रत्यक्ष व्यय है, और अगर उसका सीधा संबंध आपके उत्पादित वस्तु या निर्मित वस्तु से नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। यानी आपके उस भवन का किराया, तो वो किराया आपके हो सकता है कि भवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता हो, तो उसका किराया उससे संबंधित उत्पादित वस्तु से सीधा सीधा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। तो अप्रत्यक्ष व्यय वो हैं जो उत्पाद या सेवा से सीधे संबंधित न होकर आपके प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित होते हैं। इसमें ऐसे व्ययों में
कार्यालय से संबंधित खर्चे, प्रशासनिक व्यय से संबंधित खर्चे, माल के विक्रय वितरण से संबंधित जो खर्चे हैं, उन सभी व्ययों को हम अप्रत्यक्ष व्ययों की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ताकि आप समझ सकें। कर्मचारियों का वेतन, ऑफिस में काम करने वाला जो कर्मचारी है उसका सीधा संबंध उत्पादित वस्तु से नहीं होता है, इसलिए उसके खर्चे को हम अप्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में रखते हैं। कार्यालय का जो किराया है, अगर आपका जो ऑफिस है वो भी किराए पर लिया हुआ है तो उसका किराया उत्पादित वस्तु या सेवा से सीधा सीधा संबंधित नहीं होता है। कार्यालय की बिजली, माल को बेचने के लिए ले जाते समय दिया गया गाड़ी भाड़ा, लाते समय दिया गया गाड़ी भाड़ा तो आवक गाड़ी भाड़ा है, वो आपके प्रत्यक्ष व्यय का एग्जाम्पल है। पर जब माल को विक्रय के लिए हम ले जा रहे हैं उस वक्त दिया गया गाड़ी भाड़ा, जावक गाड़ी भाड़ा, ये आपके अप्रत्यक्ष व्यय है। विक्रय पर अगर आपने कमीशन का भुगतान किया है, ब्याज का भुगतान किया है, किराए का भुगतान किया है, विक्रय खर्च किए हैं, माल बेचने के लिए विज्ञापन दिया है या किसी भी प्रकार का कानूनी व्यय आपने भुगतान किया है, तो उन सभी को अप्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में रखते हैं। इन व्ययों में हम मूल्यह्रास को भी शामिल करते हैं। मूल्यह्रास हानि है, ये अपन ने समझा था अभी इसी वीडियो में कि आपके कौन सा मूल्यह्रास, स्थायी संपत्तियों को निरंतर काम में लेने से उनके मूल्य में जो वार्षिक कमी आती है वो ह्रास है, हानि है, पर ये नियमित होती है, इसलिए व्यय की कैटेगरी में आता है और इसको अप्रत्यक्ष व्यय मानते हैं। इसी प्रकार से संपत्तियों की मरम्मत जो कि वार्षिक तौर पर की जाती है या किसी प्रकार का अनुरक्षण व्यय किया गया है तो वो भी अप्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में आता है। ये नियमित तौर पर करते हैं परंतु इनका सीधा संबंध आपके माल के सेवा से संबंधित नहीं होता, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष व्यय मानते हैं। ये जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं इसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रत्यक्ष व्ययों को तो दिखाया जाता है व्यापार खाते के डेबिट साइड में, और जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं उन सभी को दिखाया जाएगा लाभ हानि खाते के कौन सा डेबिट साइड में। तो इस प्रकार से व्ययों को हमने दो भागों में बांटा। प्रत्यक्ष व्यय जिनका सीधा सीधा संबंध सेवाओं से या वस्तुओं से, उत्पादित वस्तु से सीधा सीधा संबंध होता है वो प्रत्यक्ष व्यय हैं, और जिनका सीधा परोक्ष संबंध नहीं होता वो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। अब जो आपके इसके अंदर नेक्स्ट जो अपन वीडियो ले रहे हैं वो आपके कौन सा इंपोर्टेंट वीडियो है प्राप्तियों के संदर्भ में, और कुछ आपकी इंपोर्टेंट टर्म्स ले रहा हूं। जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स बची हैं वो सभी लगभग 11 टर्म्स आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कौन सा इन डिटेल से बताई है। ये लेखांकन शब्दावली की आखिरी वीडियो है, इसको भी देखना हमारे लिए जरूरी है। इसके पश्चात हम किसी भी प्रकार का अब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन टर्म्स हैं वो हम लोग लगभग समझ चुके हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर से देखें। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।